हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। इस क्लास में हम देखेंगे आपकी जियोग्राफी की। हम देख रहे हैं प्राकृतिक विभाजन, भारत का प्राकृतिक विभाजन। जो भारत का प्राकृतिक विभाजन है उस क्रम में हमने देखा था कौन कौन सी चीजें। यहाँ पर भारत की जो प्राकृतिक विभाजन है उसको एक बार फिर से देखिएगा कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र जो प्राकृतिक विभाजन है इसको 6 भागों में बांटा गया है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, भारत का द्वीपीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार और मैदानी क्षेत्र। इस प्रकार से भारत को प्राकृतिक विभाजन के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। वहां से हमने कल तक देख लिया था प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हमने देखा था अनाई मुंडी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां और वहीं भारत का द्वीपीय प्रदेश अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में पिछले क्लास तक हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। तो आज हमें पढ़ना है भारत के तटीय क्षेत्र। अगर हम तटीय क्षेत्र देख लेते हैं, और कल की क्लास में मैंने श्रीलंका के बारे में भी बताया था। श्रीलंका के में एलिफेंटा की दर्रा है, फिर पॉइंटा जापना की पहाड़ियां श्रीलंका में ही अवस्थित है। फिर श्रीलंका को जो एडम ब्रिज है वो श्रीलंका के तिलैया मन्नार गांव को भारत के जो धनुष कोटि है, भारत का सबसे दक्षिणतम गांव धनुष कोटि, उसको आपस में जोड़ता है। इतनी चीजें हम पढ़ चुके थे कल की क्लास तक। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे तटीय क्षेत्र। प्राकृतिक विभाजन में आज हम देखेंगे तटीय क्षेत्र, और तटीय क्षेत्र में पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों तट के बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत का पश्चिमी तट यानी कि पश्चिमी घाट। मान लेते हैं कि इस तरीके से हमारा भारत है। यहाँ पर ये जो हमारे भारत का यहाँ से गुजरात है लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक इधर का एरिया जो है इसको बोलते हैं पश्चिमी तट या फिर पश्चिमी घाट, और इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट। तो अभी हम पश्चिमी घाट के बारे में देखेंगे कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिमी घाट की जो कुल औसत ऊंचाई है, जैसे यहाँ पर कुछ ऊंचे पर्वत हैं, कुछ छोटे हैं, कोई 100 मीटर ऊंचा है, कोई 200 मीटर ऊंचा है, तो इसकी जो औसत ऊंचाई निकाली गई है 1600 किलोमीटर। सॉरी, पर्वत जो इसकी पश्चिमी घाट है, इसकी टोटल लंबाई 1600 किलोमीटर है। गुजरात से लेकर के, गुजरात जैसे कि पश्चिमी घाट का निर्धारण ताप्ती नदी के मुहाना गुजरात में बनाती है, तो ताप्ती नदी के मुहाने यानी कि गुजरात से कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई मापी गई है 1600 किलोमीटर पश्चिमी घाट की। अगर आपसे लंबाई पूछे तो 1600 किलोमीटर पश्चिमी घाट की लंबाई। और पश्चिमी घाट को, ये पूरे पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटती है 16 डिग्री अक्षांश। 16 डिग्री अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले को उत्तरी पश्चिमी घाट और नीचे वाले को दक्षिणी पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। उत्तरी पश्चिमी घाट में जो ये ताप्ती नदी है, यहाँ से है इसका ताप्ती नदी का मुहाना यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर लंबी है। तो ताप्ती नदी के बगल में, मतलब ताप्ती नदी यानी महाराष्ट्र में ही, उत्तर पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में ही एक महाबलेश्वर की पहाड़ी है। महाबलेश्वर की पहाड़ी की सर्वाधिक ऊंची चोटी, उसका नाम है कलसुबाई। उत्तरी पश्चिमी घाट यानी कि 16 डिग्री अक्षांश ने पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटा है, उत्तर पश्चिमी घाट और दक्षिण पश्चिमी घाट। इस तरीके से जो उत्तर पश्चिमी घाट है उसके एक महाबलेश्वर की पहाड़ी है, और उस महाबलेश्वर पहाड़ी की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम है कलसुबाई। कलसुबाई की ऊंचाई अगर आपसे पूछे तो 1646 मीटर यानी कि 1646 मीटर कलसुबाई की ऊंचाई है, और ये उत्तर पश्चिमी घाट में अवस्थित है। और दक्षिण पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी है एक ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है और उसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि कुद्रेमुख या फिर कुद्रेमुख की ऊंचाई कितनी है, तो 8000 यानी कि 1892 मीटर कुद्रेमुख की ऊंचाई है, जो कि दक्षिण पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी यानी कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी की सर्वाधिक ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। और यहाँ पर उत्तर पश्चिमी घाट में एक महाबलेश्वर की पहाड़ी है, उसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कलसुबाई है। उत्तर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, दक्षिण पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख।
केवल पश्चिमी घाट की पूछे, जैसे केवल पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी पूछे तो कुद्रेमुख, क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी है 1892, तो यही ऊंची है। तो यहाँ पर अगर केवल दक्षिण भारत की पूछे और प्रायद्वीपीय भारत की पूछे तो प्रायद्वीपीय भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी कुद्रेमुख 1892 मीटर है। इस तरीके से पश्चिमी घाट की विस्तार कहाँ से है, ताप्ती नदी के मुहाने, यानी कि ताप्ती नदी गुजरात में जहाँ अपना मुहाना बनाती है, एस्चुरी बनाती है, वहां से लेकर के कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट का विस्तार है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई, पश्चिमी घाट की जो लंबाई है 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट को 16 डिग्री अक्षांश दो बराबर भागों में बांटती है। 16 डिग्री अक्षांश पश्चिमी घाट को जब दो भागों में बांटती है तो ऊपर का हिस्सा हमारा कहलाता है उत्तर पश्चिमी घाट और नीचे का हिस्सा कहलाता है दक्षिण पश्चिमी घाट। फिर उत्तर पश्चिमी घाट की सर्वाधिक एक पहाड़ी है महाबलेश्वर की पहाड़ी, और उस महाबलेश्वर की पहाड़ी की सर्वाधिक ऊंची चोटी है कलसुबाई। कलसुबाई की ऊंचाई 1646 मीटर है। और जब नीचे आते हैं दक्षिण, दक्षिण जो आपका ये है दक्षिण पश्चिमी घाट, इसकी सर्वाधिक ऊंची, इसकी एक पहाड़ी है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, और उसी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी की सर्वाधिक ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। तो इस तरीके से अगर प्रश्न बने कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो कल मैंने बताया था अनाई मुंडी दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। लेकिन पूछे कि नीलगिरी की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोधा बेटा है। और पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी कुद्रेमुख हो जाएगी। लेकिन अगर पूछे कि उत्तर पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो कलसुबाई। दक्षिण पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो कुद्रेमुख। यहाँ से इस तरीके से चाहे जैसे भी प्रश्न पूछे, इतनी चीजों से केवल 50-60 प्रश्न बनने की यहाँ से चांसेस हो जाती हैं। तो जैसे भी आपको एग्जामिनर घुमाए, आपको बस यही चीजें याद रखनी है, यही फिगर याद रखना है। अगर ये फिगर आपके माइंड में है तो एग्जामिनर आपको कितना भी घुमाएगा आप कभी नहीं घूम सकते हैं, आप सही जवाब तक पहुंच ही जाएंगे। पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है। पश्चिमी घाट का अन्य नाम सह्याद्री है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है सह्याद्री पर्वतमाला, यानी कि इसी पश्चिमी घाट पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी कुद्रेमुख। पश्चिमी घाट की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कलसुबाई। और उत्तरी पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी पूछे तो कलसुबाई। दक्षिणी पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी पूछे तो कुद्रेमुख। सिर्फ सिर्फ पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी पूछे तो कुद्रेमुख। इस तरीके से जितनी चीजें थी आपके यहाँ से पश्चिमी घाट से वो मैंने सारा यहाँ पे बता दिया है। एक है ब्रह्मगिरी की चोटी, जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है उसी से निकलती है कावेरी नदी का उद्गम होता है। और महाबलेश्वर की पहाड़ी जो यहाँ पर है महाराष्ट्र में, वहां से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। और ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ी है वो कर्नाटक में स्थित है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, और यहीं से कावेरी नदी का उद्गम होता है। थोड़ी सी चीजें हमें और ऊपर उठ के देख लेना है, इसको मैं अगली क्लास में बताऊंगी। लेकिन अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ताप्ती नदी के नीचे है जो एक पहाड़ी है जिसको पर्वत श्रृंखला पाई जाती है अजंता की पर्वत, और ताप्ती नदी के ऊपर सतपुड़ा की पहाड़ी है। फिर ताप्ती नदी, मतलब जो ताप्ती नदी है वो अजंता की पहाड़ी और सतपुड़ा की पहाड़ी के बीच से होकर बहती है। जब भी कोई नदी दो पहाड़ी के बीच से होकर बहती है तो वो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। जैसे एक पहाड़ी ये है, एक पहाड़ी ये है, इस तरीके से दो पहाड़ियां हैं। इधर अजंता है, मतलब ये अजंता है, ऊपर आपका ये अजंता की पहाड़ी है, और ऊपर हमारा इस तरीके से सतपुड़ा की पहाड़ी है। इसके बीच में से जब नदी बहेगी उसी को बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो जो ताप्ती नदी है वो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, मतलब पहाड़ों के बीच से बहती है। तो यहाँ पर ताप्ती नदी सतपुड़ा और अजंता के बीच से बहती है, इसलिए ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। और वहीं जो हमारा नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी
विंध्याचल पहाड़ी और सतपुड़ा की पहाड़ी यहाँ पर है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी के बीच से नर्मदा बहती है, इसलिए ये भी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ये दोनों जो है भ्रंश घाटी या फिर भ्रंश नदबुक या फिर इश्चुरी बनाती हैं। इश्चुरी क्यों बनाती हैं? क्योंकि ये अपना मुहाना अरब सागर में बनाती हैं। जो नदियाँ अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और जो अरब सागर में बनाती हैं वो नदियाँ अपना मुहाना जो अरब सागर में बनाती हैं इश्चुरी या फिर भ्रंश बनाती हैं। और ये जो है इसके पहाड़ों के बीचों से बह रही है, इसलिए इनको भ्रंश घाटी कहते हैं। इतनी चीजें हमें पश्चिमी घाट से पढ़नी थी। बाकी हम सतपुड़ा की पहाड़ी, विंध्या की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी इसको अलग से भी पढ़ेंगे। फिलहाल हम पश्चिमी घाट पढ़ रहे हैं, तो पश्चिमी घाट में हमें इतनी चीजें पढ़नी है। पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट को 16 डिग्री अक्षांश 2 बराबर भागों में बांटती है। जब 2 बराबर भागों में बांट दी तो ऊपर वाली कहाई उत्तरी पश्चिमी घाट, नीचे वाली को कहते हैं दक्षिण पश्चिमी घाट। ऊपर वाले जो उत्तर पश्चिमी घाट है उसमें एक पहाड़ी है महाबलेश्वर की पहाड़ी, जहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। और इसी महाबलेश्वर पहाड़ी की सर्वाधिक ऊंची चोटी है कलसुबाई, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। फिर दूसरी है दक्षिण पश्चिमी घाट, और दक्षिण पश्चिमी घाट की सर्वाधिक की एक चोटी है ब्रह्मगिरी की पर्वत, और ब्रह्मगिरी पर्वत से कावेरी नदी का उद्गम होता है। इसी ब्रह्मगिरी पर्वत का सर्वाधिक ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। और पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी कुद्रेमुख है, और पश्चिमी घाट की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कलसुबाई है। इतनी चीजें हमें पश्चिमी घाट से लिखनी थी। पश्चिमी घाट तटीय क्षेत्रों में हम पश्चिमी घाट पढ़ चुके, अब हमें पढ़ना है पूर्वी घाट। एक एक करके इसी तरीके से आज तटीय क्षेत्र भी समाप्त करेंगे। तो भारत का प्राकृतिक विभाजन बहुत तेजी से हम कंप्लीट करेंगे। आपके एग्जाम के हिसाब से जो भी चीजें हैं मैं बहुत तेजी से बताऊंगी, और जो भी बताऊंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ही होगा। आगे है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट के बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से फिर हम मैप ड्रॉ करते हैं। इधर का हमने क्या पढ़ा? पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट हम पढ़ चुके हैं, अब हमें चलना है पूर्वी घाट की तरफ। ये पश्चिमी घाट हमारा हो गया है, इधर हम चलेंगे तो पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट का विस्तार कन्याकुमारी तक हमने कंप्लीट किया था पश्चिमी घाट को। फिर इसी कन्याकुमारी कन्याकुमारी या फिर नीलगिरी को बोलते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल। तो ये जो आपका नीलगिरी है यहाँ से लेकर के उड़ीसा तक पर पूर्वी घाट का विस्तार है। पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा से लेकर कन्याकुमारी तक या फिर उड़ीसा से लेकर के नीलगिरी की पर्वत तक है। उसके आगे है कि जो आपका ये है पूर्वी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी विशाखापट्टनम है। उसकी चोटी हमने क्या देखा था? कलसुबाई ऊपर थी, और नीचे हमारा था कुद्रेमुख। यहाँ पर हमें देखना है पूर्वी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1501 किलोमीटर है। जिसकी ऊंचाई 1501 किलोमीटर है, सॉरी 1501 मीटर है विशाखापट्टनम की ऊंचाई, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो पूर्वी घाट। उसके बाद है कि पूर्वी घाट की दूसरी ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की ये जो है विशाखापट्टनम ये 1601 मीटर है, और जो पूर्वी घाट की दूसरी ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, ये जो है दूसरी ऊंची चोटी है, मतलब सेकेंड ऊंची चोटी पूर्वी घाट की, इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। तो यहाँ से पूर्वी घाट के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि पूर्वी घाट जो है वो जैव विविधता यहाँ पर बहुत कम पाई जाती है। जितनी भी जैव विविधता है वो इधर ही पाई जाती है, इसी घाट पे पाई जाती है, इसलिए एग्जाम के हिसाब से पश्चिमी घाट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूर्वी घाट में सिर्फ हमें एक ऊंची चोटी कौन सी है वो देखना है। पूर्वी घाट पर स्थित कौन से राज्य हैं? तो अगर राज्य देखें तो तमिलनाडु इधर से है, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद इधर उड़ीसा, और लास्ट में पश्चिम बंगाल।
पूर्वी घाट पर 4 राज्य है और पश्चिमी घाट पर 5 राज्य। टोटल तटीय सीमा के साथ 9 राज्य भारत के तटीय सीमा के साथ सीमा लगाते हैं, मतलब जलीय सीमा के साथ भारत के 9 राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हमारा जो तटीय क्षेत्र था वो यहाँ से कंप्लीट हुआ। इसी तटीय क्षेत्र में एक पढ़ेंगे हम अजंता की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, उसके बाद विंध्या की पहाड़ी। अजंता, सतपुड़ा, विंध्या, ये 3 पहाड़ियों को भी हम इसी प्रकार धीरे धीरे देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो तटीय क्षेत्र है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो ये है, इधर से जब हम पढ़ेंगे अजंता की गुफा, तो यहाँ अजंता की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी से अच्छा है कि हम नर्मदा या फिर ताप्ती घाटियों के बारे में ही पढ़ लेते हैं। तो नर्मदा नदी के बारे में ही पढ़ लेते हैं। नर्मदा नदी इस तरीके से भारत है, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर अजंता की पहाड़ी, अजंता, फिर इसके मध्य बह रही है कौन सी नदी, ताप्ती, फिर ऊपर है सतपुड़ा, सतपुड़ा के ऊपर बह रही है नर्मदा, और नर्मदा के ऊपर है विंध्याचल पहाड़ियाँ, विंध्याचल की पहाड़ी। तो जो नर्मदा है, यहाँ से नर्मदा नदी विंध्याचल की पहाड़ी और सतपुड़ा की पहाड़ी से होकर बहती है, इसलिए ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पर कुछ विद्युत परियोजनाएं बनी हुई हैं। तो नर्मदा नदी पर, ताप्ती नदी पर बनी परियोजना, ताप्ती नदी पर गुजरात में 2 परियोजना बनी है। कहाँ बनी है, गुजरात में। एक है काकरा पार परियोजना, काकरा पार परियोजना, तथा दूसरी है उकाई परियोजना, उकाई परियोजना। ताप्ती नदी पर 2 परियोजनाएं बनी है गुजरात में, काकरा पार और उकाई परियोजना। ये जो है विद्युत परियोजना है, यानी कि जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना। अगर आपसे प्रश्न बने कि काकरा पार परियोजना किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। अगर प्रश्न बने कि उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। काकरा पार परियोजना किस नदी पर बनी है, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो मुल्ताई की पहाड़ी, सॉरी, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से हुआ है, और वहीं नर्मदा नदी का उद्गम मुल्ताई की पहाड़ी से हुआ है। इस तरीके से ताप्ती नदी पर 2 परियोजनाएं, काकरा पार परियोजना जल विद्युत परियोजना है, और उकाई परियोजना, ये दोनों ताप्ती नदी गुजरात में परियोजना बनी हुई है। आगे है भारत की कुछ परमाणु विद्युत ऊर्जा, जैसे ताप्ती नदी, शॉर्ट में मैंने बताया, जब मैं नदियों के बारे में पढ़ाऊंगी तो उस समय नदियों के बारे में, ताप्ती नदी और इसके बारे में बताऊंगी। अभी फिलहाल में ये भ्रंश घाटी का क्यों निर्माण करती है उसके बारे में हमने देखा। इतनी चीजें हमें पढ़नी थी भारत के, इतनी चीजें हमें देखनी थी भारत के तटीय क्षेत्रों में। तटीय क्षेत्रों में जो जो चीजें थी, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में क्या क्या चीजें देखा हमने, इसका जो है लंबाई टोटल, पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। फिर देखा कि पश्चिमी घाट को 16 डिग्री अक्षांश 2 भागों में बांटती है। ऊपर के भाग को उत्तर पश्चिमी घाट कहते हैं, नीचे के भाग को दक्षिण पश्चिमी घाट कहते हैं, और इसकी ऊंचाई, इसकी चोटियों की ऊंचाई, महाबलेश्वर कहाँ है। फिर उसमें हमने देखा कि ब्रह्मगिरी की चोटी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है, कावेरी का उद्गम कहाँ से हुआ, कृष्णा का उद्गम कहाँ से हुआ, महाराष्ट्र में कौन है, कर्नाटक में कौन है। इस तरीके से फिर पूर्वी घाट में विशाखापट्टनम की ऊंचाई कितनी है, पूर्वी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, विशाखापट्टनम। दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, 1501 मीटर, और जो आपका विशाखापट्टनम है उसकी ऊंचाई 1601 मीटर है। इस तरीके से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, मतलब यहाँ से हमारा तटीय क्षेत्र भी कंप्लीट हुआ। तो तटीय क्षेत्र, भारत के द्वीपीय क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं, श्रीलंका के बारे में भी हमने देख लिया है, अंडमान निकोबार भी देख चुके हैं, और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से भारत का जो प्राकृतिक विभाजन है,
इतना हम जो है पूरा पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हम इसको रफ करेंगे। कल से हम पढ़ेंगे भारत के पर्वतीय क्षेत्र या फिर भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र। जो भी चीजें हैं अभी भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, तीनों में से मैदानी क्षेत्र को हम सबसे लास्ट में लेंगे। फिलहाल हम मरुस्थलीय क्षेत्र को भी खत्म कर लेंगे, फिर चलेंगे आराम से भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालयों के बारे में, वहाँ से उद्गमित नदियों के बारे में, वहाँ की ऊंची पर्वतों के बारे में, वहाँ पे जो आपके टूरिस्ट हैं, फिर जितनी भी धर्मशालाएं हैं, दलाई लामा हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास सिर्फ यहीं तक है। इसके आगे की क्लास को हम कल देखेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में। तो अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा क्लास समझ में आ रहा हो, अगर आपको जियोग्राफी इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे अच्छा लगे, मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं और भी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने कंटेंट ला सकूं। मोस्टली ऐसा होता है, हम देखते हैं कि जिन लोगों को, जो लोग काफ़ी ज़्यादा बार बार कहते हैं ये करिए वो करिए और कुछ हाई फाई बन के चीज़ों को बताते हैं, तो वो बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। मेन कॉन्सेप्ट हमारा एग्ज़ाम को क्रैक करना है, न कि एक ऊंचा प्लेटफॉर्म हो चाहे छोटा प्लेटफॉर्म हो। सफलता हमें जहाँ से मिलेगी वो प्लेटफॉर्म हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। तो मैं आपको सफलता दिलाने की वादा करती हूँ कि आपका जियोग्राफी तो मैं अच्छे से कर दूँगी, बशर्ते उसके लिए आपको मेरे जियोग्राफी की क्लास को डेली देखना पड़ेगा। अगर आप मेरी जियोग्राफी की क्लास को डेली देखते हैं तो यकीन मानिए आपको जियोग्राफी से मोहब्बत हो जाएगी। जियोग्राफी बहुत ही बेस्ट सब्जेक्ट है। अगर आप इसको मैप से समझेंगे, रटेंगे, तो आपको जियोग्राफी नहीं आएगी। मैप से समझेंगे तो आपको जियोग्राफी बहुत अच्छे से आएगी। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कीजिए। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।